नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में है, जो कि है हमारा 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि हाल ही में जो है वो हमारी पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसको लेकर हम देखते हैं कि ये क्यों जो है वो हमारी न्यूज़ में जो है वो बना हुआ है। रिसेंटली जो है वो लोकसभा में जो है वो ये बिल पेश किया गया है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो स्टेट के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, या जो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे विधानसभाएं हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको हटाने को लेकर कुछ एक प्रोविज़न्स जो है वो इसमें जो है वो किए गए हैं। तो वो प्रोविज़न जो है वो किस तरह के हैं, कैसे हम जो है वो उनको रिमूव कर सकते हैं, उनके बारे में भी कुछ बातें जो है वो लिखी गई हैं। पहली ये चीज़ है कि उनको जो है वो कैसे रिमूव किया जा सकता है। पहले इस बिल में ये बोला जा रहा है कि उनको क्या किया जा सकता है कि जैसे कोई भी पर्सन प्राइम मिनिस्टर हो, जो हमारे सीएम ऑफ स्टेट्स हो या फिर मिनिस्टर्स हो, वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके लिए 5 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, या फिर वो जो है वो लगातार 30 दिनों के लिए उनको पुलिस कस्टडी में जो है वो रहना पड़ता है। तो 31वें दिन क्या होगा कि उनका जो है वो पोस्ट जो है वो उनकी पोस्ट चली जाएगी। जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर है, उनको जो है वो 30 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में जाना पड़े, किसी भी रीज़न की वजह से उन्होंने कुछ किया हो, तो 31वें दिन क्या होगा कि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। उसी तरीके से बाकी सब पोस्ट के लिए भी इसी तरीके का जो है वो प्रावधान जो है वो ये बिल जो है वो करता है। तो ऑपोजिशन का क्या कहना है इसमें? ऑपोजिशन जो है वो इसको जो है वो अपोज कर रही है। उनका कहना है इसमें कि ये जो बिल है ये कैसा है, ये बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या है, जो अगेंस्ट है हमारा फेडरलिज्म, उसके जो है ये खिलाफ है। तो ऑपोजिशन कुछ इसको लेकर ये कह रही है। तो उनका पहला पॉइंट ये है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वायलेट कर रहा है, जिसमें बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सेंटर में तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोकसभा के लिए, और जो स्टेट है वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? विधानसभा के लिए। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका पार्ट है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑपोजिशन का ये कहना है कि इस बिल के आने से जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो जो हमारी ऑपोजिशन है वो ये बोल रही है कि जो आर्टिकल 21 है, जो कि किसका पार्ट है? राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है, उनमें से ही एक राइट है राइट टू फ्रीडम, उसका एक पार्ट है आर्टिकल 21। इसका जो है वो वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है वो जब तक उसको गिल्टी ना प्रूव किया जाए तब तक वो जो है वो निर्दोष है, उसको अपराधी नहीं माना जा सकता। लेकिन ये बिल क्या कहता है कि कोई भी पर्सन है 30 दिन तक अगर उसको लगातार जेल होती है, जैसे हमारे मान लो सीएम है स्टेट्स के, उसको जो है वो लगातार 30 दिन तक जो है वो पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, चाहे उसके बाद वो उनका मतलब वो गिल्टी प्रूव हो, चाहे वो गिल्टी प्रूव नहीं हुए हों, कुछ भी ना हुआ हो। इससे क्या है कि जो उनकी पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 31 डेज़ को जो है वो उनकी ये पोस्ट जो है वो चली जाएगी। ये बिल जो है वो इसके बारे में ये बताता है। लेकिन जो है वो अपोजिशन आर्टिकल 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट है उसके वायलेशन के बारे में भी बोल रही है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी करती है। नेक्स्ट जो है वो अपोजिशन क्या बोल रही है? डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड्स, प्रेसिडेंट/गवर्नर, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि सेंटर में अगर हम एग्जीक्यूटिव हेड देखते हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ये क्या होता है कि मतलब इन लोगों को, मंत्रियों को हो, चाहे वो फिर प्राइम मिनिस्टर को हो, और जो हमारे अदर हैं, जो फॉर एग्जांपल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस पर और उनकी हेल्प से वो जो है वो काम करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और जो स्टेट है वहाँ पे जो गवर्नर हैं वो क्या करेंगे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से और उनकी हेल्प से और उनकी एडवाइस से जो है वो काम करेंगे। लेकिन ये बिल क्या देता है? ये बिल जो है वो इन पोस्ट को, यानी कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को जो है वो इन लोगों को हटाने का जो है वो
राइट देता है कि जैसे ये बिल ये भी कहता है कि अगर मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है वो हटाना है तो क्या करेंगे, जो है वो 30 दिन तक उनको पुलिस कस्टडी में भेजा गया। उसके बाद 31वें दिन अगर वो प्रूफ उनका जो उन्होंने जो काम किया है, जो क्राइम किया है, उसके लिए अगर उनका क्राइम प्रूव होता हो चाहे नहीं होता हो, 31वें दिन उनकी पोस्ट गई, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पोस्ट से जो है वो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर अदर मिनिस्टर को हटाने की बात होती है तो क्या कर सकते हैं, उसमें रोल आता है प्रेसिडेंट की पावर का। प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर उनको सलाह देंगे कि वो जो है वो ये पर्सन है, ये मिनिस्टर है और इनको जो है वो 30 दिन की पुलिस कस्टडी हो गई है और आप जो है वो इनको हटा दो। तो ये क्या कर सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसका मतलब मिसयूज़ भी कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के ऊपर जो है वो ईडी के थ्रू या फिर सीबीआई के थ्रू जो है वो किसी को पुलिस कस्टडी में चला गया 30 डेज़ के लिए कोई मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को पसंद ना हो तो उसको जो है वो सलाह दे दिया प्रेसिडेंट को तो कि इनको जो है वो हटा दिया जाए। तो अगर ये बिल पास होता है तो ऐसे केस में जो है वो मिनिस्टर को जो है वो हटाया जा सकता है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ऑपोजिशन ने बोला है कि फेडरलिज्म कंसर्न्स, जो ये भी अगेन हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। फेडरलिज्म क्या होता है कि जिसमें सब शामिल होते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया में स्टेट्स भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, सब शामिल है। और जो ये बिल है ये सिर्फ सेंटर के लिए नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी शामिल हैं, जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो भी जो है वो शामिल है। तो ये सब जब इसमें शामिल है तो इसमें क्या होना चाहिए था कि जो स्टेट्स हैं उनसे भी जो है वो विचार विमर्श इस पर करना चाहिए था, उनकी भी एडवाइस जो है वो लेनी चाहिए थी। लेकिन इस बिल को लेकर उनसे कोई भी जो है वो एडवाइस नहीं ली गई है, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इस बारे में नहीं दी गई है। तो ये ऑपोजिशन का कहना है कि ये अगेंस्ट जो है वो फेडरलिज्म है। दूसरा क्या है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर इशू को जो है वो लेकर आती है। जैसे हमारे यहाँ पर 3 बॉडीज़ हैं जिसमें लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है और जुडिशियरी आता है। जिसमें जो जुडिशियरी है हमारा वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है हमारे यहाँ पर। जुडिशियरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनके काम में लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका दोनों जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या दे रहा है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है तो इस बिल के अकॉर्डिंग अगर ये बिल जो है वो आएगा, ये क्या देगा, ये पावर देगा किसको, प्रेसिडेंट को भी और गवर्नर को भी, कि वो सेंटर में जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर और स्टेट में जो है वो सीएम की सलाह पर किसी भी मंत्री को जो है वो हटा सकते हैं। तो ये वायलेट कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, ऐसा कहना है ऑपोजिशन का। तो तो इसके आगे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है वो अमेंडमेंट को लेकर क्या प्रोसीजर है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज मतलब कुछ चेंज करना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अगर हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं तो या तो हम उसमें कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं या उसमें से कुछ चीज़ हम हटा रहे हैं। तो इसको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है। इससे पहले मैं आपसे कुछ एक चीज़ जो है वो बताना चाहूँगी। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत पहले बनकर जो है वो तैयार हुआ, तो अमेंडमेंट क्यों डाला होगा हमारे संविधान के बनाने वाले लोगों ने? क्या उनसे संविधान ठीक नहीं बना था? तो ऐसा नहीं है, उन्होंने संविधान जो है वो बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन उनका ये मानना है कि जब टाइम चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ह्यूमन का रहने का लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो जिस हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से जो चीज़ें हैं, जो लॉ है वो जो है वो चेंज होने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या रखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसेस रखा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो कितनी तरह से हो सकता है वो हम आगे देखेंगे, 3 तरह से। लेकिन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो अमेंडमेंट है उसको लेकर जो है वो हम कर कैसे सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी बिल होता है वो लोकसभा में या तो पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर साइन करते हैं तो कोई भी बिल क्या होता है, कानून बनता है, लॉ बनता है, एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। तो ये एक प्रोसीजर है, मतलब नॉर्मल प्रोसीजर है। वैसे बहुत सारे और भी प्रोसीजर होते हैं कि कुछ बिल केवल लोकसभा से ही शुरू किए जाते हैं, कुछ बिल केवल राज्यसभा से ही शुरू किए जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट बिल को लेकर। ये बिल जो है वो किसी भी हाउस में जो है वो पेश किया जा सकता है, चाहे आप राज्यसभा में पेश कर लो पहले, फिर जो है वो आपको लोकसभा में पेश करना होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट जो है वो उसको साइन कर देते हैं तो वो ये जो बिल है ये कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा आने वाले टाइम के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी यही बताया गया है
कि अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा और राज्यसभा, मतलब राज्यसभा और लोकसभा हमारे 2 हाउस हैं, आप किस में भी जो है वो इसको पेश कर सकते हो। टाइप ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड, मेजॉरिटी मतलब बहुमत, हमें जो है वो कोई भी बिल है उसको पास करने के लिए कितना बहुमत चाहिए, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो है वो डिफाइन है। तो देखते हैं कि कितनी तरीके से जो है वो मेजॉरिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी की। सिंपल मेजॉरिटी में हम देखते हैं कि जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्डिनरी बिल्स आते हैं। क्या हमने कभी सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ किया है? तो यस, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, अगर हमारे स्टेट्स हैं कोई, आज जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं, कल को 29 हो जाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम जो है वो यूपी से अलग करके कोई एक नया स्टेट बना देते हैं, तो वो कैसे मेजॉरिटी से बिल आएगा? तो वो सिंपल मेजॉरिटी से आएगा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% + 1, मतलब टोटल मेंबर ले लो, उसका 50% हाफ कर दो और उससे एक ज़्यादा जो मेंबर है, इतने लोग जो है वो एग्री करने चाहिए, फिर जो है वो बिल पास हो जाएगा। जैसे हमने इसका यूज़ किया है, जैसे हमने उत्तराखंड बनाया है यूपी से अलग करके, हमने बिहार से अलग करके झारखंड बनाया है 2000 में। रिसेंट में जो अगर आप देखिए तो 2014 में तेलंगाना बनाया है हमने आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो वो ये सारे स्टेट जो है वो किससे बनाए गए हैं? सिंपल मेजॉरिटी से। हमारी पार्लियामेंट क्या करती है? एक बिल लेकर आती है, सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करती है और जो है वो नया स्टेट बनाया जा सकता है। वैसे ही आप उसकी बाउंड्रीज चेंज कर सकते हो किसी भी स्टेट की, और क्या कर सकते हो, कोई नया स्टेट है जो अभी भारत का पार्ट नहीं है, अगर वो भारत में मर्ज होता है, भारत में शामिल होता है और भारत उसको एक नया स्टेट बनाता है, तो वो भी किससे होगा? हमारी सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो पार्लियामेंट एक बिल लेकर आएगी, सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करेगी और वो जो है वो हमारे देश का जो है वो पार्ट बन जाएगा। दूसरा आता है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स। स्पेशल मेजॉरिटी होता है जिसके लिए विशेष बहुमत है। मतलब विशेष बहुमत क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पर जो है वो 545 जो लोकसभा की सीट्स हैं वो भरी जाती हैं। इनमें से आप लगा लो, जिसमें पहला बोला गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड भी इसके आगे। तो पहला हम देखते हैं कि ये 245 जो है वो, इसमें क्या चाहिए? 273 जो है वो से ज़्यादा लोग जो है वो एग्री करने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने प्रेजेंट हैं, मतलब कितने प्रेजेंट है, मान लो जो है वो अभी 420 प्रेजेंट हैं किसी भी बिल को पास करने के लिए 420 MP जो है वो प्रेजेंट है। इसका 2/3 अगर हम निकालें तो ये कितना आता है? ये आता है 280। ये जो है वो इससे भी जो है वो ज़्यादा है, यानी कि जो टोटल का 50% है, तो ये जो प्रेजेंट है उसके 2/3 लोगों ने इसको पास कर दिया है। तो क्या होगा? ये बिल जो है वो पास हो जाएगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी इसी को बोलते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ होती है जैसे हमारे पहले फंडामेंटल राइट्स थे 7, जो प्रेजेंट में हो गए हैं 6, तो हमने जो है वो 1 हटाया है। तो किससे हटाया होगा? स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करके। उसके लिए हम सिंपल मेजॉरिटी यूज़ नहीं करते हैं, क्या करते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो यूज़ करते हैं। वैसे ही कोई एक और चीज़ है जो, जैसे हम मान लो 44th हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एक्ट है, या फिर जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो किससे हुए हैं? वो हुए हैं हमारे स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स हैं। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, टोटल का जो हाफ तो चाहिए ही चाहिए, और जो प्रेजेंट है उनका 2/3 भी होना चाहिए, और वो 2/3 भी ऐसा होना चाहिए जो कि इस मेजॉरिटी से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल कि अगर ये मेजॉरिटी मान लो 300 ही लोग प्रेजेंट होते और आप इसका 2/3 निकाल रहे होते, तो ये जो है वो आ जाता 200, जो कि जो है वो इससे जो है वो कम है। तो वो जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी नहीं मानी जाएगी और जो है वो बिल जो है वो पास नहीं होगा। तो ये सेकंड प्रोसीजर है जो कि गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेकर। जो तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं वो भी जो है वो एग्री करने चाहिए। अगर कोई ऐसा बिल जो है वो पार्लियामेंट में आता है जिसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट भी है, यूटी की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो क्या होगा कि बिल जो है वो दोनों हाउसेस से तो पास होगा ही। जैसे मैंने आपको बोला स्पेशल मेजॉरिटी तो वही वाली जो हम अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट, जैसे कि हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं 8 प्रेजेंट, तो उनके क्या है मतलब हाफ,
जो है वो 14 स्टेट जो है वो, मतलब मिनिमम 14 स्टेट जो है वो एग्री करने चाहिए, तब जो है वो बिल मतलब इस मेजॉरिटी से वो बिल जो वो पास होगा। क्या हमने इसका यूज़ किया है? हाँ, हमने इसका यूज़ किया है। जब हमने जीएसटी को लेकर जो है वो हम बिल लेकर आए थे, और 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2016 में, जिसके बाद जीएसटी जो है वो आया था, उसके लिए हमने इस टाइप की जो है वो मेजॉरिटी का यूज़ किया था। अब जो जीएसटी है वो सेंट्रल लेवल का जीएसटी तो नहीं होता, सीजीएसटी भी होता है, स्टेट का भी एक अपना जीएसटी होता है, एक यूनियन टेरिटरी में जीएसटी होता है, और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। अगर जीएसटी इतनी तरह के होता है, उसमें स्टेट भी इन्वॉल्व है, सेंटर भी इन्वॉल्व है, तो इसके लिए कैसी मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है? जो स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी है, और प्लस आधे से अधिक राज्य जो है वो एग्री करने चाहिए। दूसरा क्या है? नो रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन वीटो। जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट की, जो ऑर्डिनरी बिल है उसके केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की वीटो पावर होती है। एक होती है सस्पेंशन वीटो, एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, और एक होती है पॉकेट वीटो। जो प्रेसिडेंट है वो जब उनके पास बिल जो है वो साइन होने के लिए आता है, तो वो इन 3 वीटो का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। अगर पार्लियामेंट उसको पास कर देती है अमेंडमेंट बिल को, तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करना कंपलसरी है। तो प्रेसिडेंट जो है वो इस केस में वीटो पावर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड जो है वो पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेज सकते हो, और अपने आंसर को चेक करवा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।